सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्नो साइकिल एंड कार्नो इंजन के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रूपरेखा बता देता हूँ, इसमें कौन-कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक से कितने प्रकार के कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो कार्नोट इंजन और कार्नो साइकिल के बारे में पढ़ाएँगे, जैसे ये इंजन के पार्ट होते हैं और ये है कार्नो साइकिल जो कि बहुत ही फेमस है और इसके चारों प्रोसेस और बाकी इससे रिलेटेड सभी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूफ करिए कि कार्नो साइकिल के एक चक्र में जो किया गया कार्य होता है वो इस साइकिल के एरिया के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे। क्या है कि द वर्क डन इन वन कार्नोट साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ऑफ साइकिल ऑन पीवी डायग्राम। तो ये तो एक तरह का क्वेश्चन हुआ इस टॉपिक से। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रूफ करिए कि ये जो कार्नो साइकिल है, यहाँ पे देखिए, इफिशियंसी ऑफ एन कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक ओनली। यानी इसमें आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो कार्नोट इंजन है इसकी इफिशियंसी यानी दक्षता वो केवल और केवल स्रोत और सिंक के तापमान पर निर्भर करता है, वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर निर्भर नहीं करता। तो ये प्रूफ करने के लिए भी आपको यही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और एक लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपको ये प्रूफ करना रहता है कि प्रूफ करिए कि जो कार्नो साइकिल होता है या जो कार्नो साइकिल पे बेस्ड कार्नो इंजन होता है उसकी इफिशियंसी 100% कभी नहीं हो सकती, या किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आमतौर पर देखा गया है कि एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में कार्नो साइकिल या कार्नो इंजन से पूछा जाएगा, ये लगभग तय है हर बार। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कार्नो साइकिल क्या होता है। तो कार्नो साइकिल, जिसे कार्नो चक्र कहते हैं, इफ ए सिस्टम यानी वर्किंग सब्सटेंस इज परफॉर्मिंग ए साइकिल ऑफ 4 ऑपरेशंस consisting of 2 isothermal operations and 2 adiabatic operations, then the cycle is known as Carnot cycle। यानी यदि कोई निकाय 4 ऐसी चक्रीय प्रक्रिया के तहत गुजरे जिसमें 2 समतापीय तथा 2 रुदोष्म प्रक्रम शामिल हो तो ऐसी चक्रीय प्रक्रम को हम लोग कार्नो चक्र कहते हैं। ठीक है, और अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है और साथ ही साथ ये रिवर्सिबल भी होता है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। द हीट इंजन विच फॉलोज कार्नोट साइकिल इज नोन एज कार्नो इंजन। यानी वह इंजन जो कार्नो चक्र पर आधारित होता है उसे कार्नोट इंजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कार्नो इंजन के बारे में। देखिए, जब कार्नो जो साइंटिस्ट हैं, जब वो एक इंजन डिज़ाइन कर रहे थे या जब कार्नो साइकिल पे वो वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने आखिर क्यों इस कार्नो साइकिल में 2 एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस को ही चूज किया। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि जो इंजन इन्होंने बनाया उस इंजन में जो साइकिल होता है वो पूरा साइकिल 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस में पूरा होता है। देखिए, उसके पीछे ये कारण है कि कार्नो चाहते थे कि मैं जो इंजन बनाऊं वो इंजन की इफिशियंसी सबसे अधिक हो, और आज भी कार्नो इंजन की इफिशियंसी सबसे अधिक होती है सभी टाइप के इंजन में। अभी आगे हम लोग इंजन का टाइप पढ़ेंगे, ऑटो इंजन या डीजल इंजन, तो आप पाएंगे कार्नो इंजन की इफिशियंसी सबसे अधिक होती है सभी इंजन में। और मैं पिछले टॉपिक में आप लोगों को ये पढ़ा भी चुका हूं कि कार्नो इंजन की इफिशियंसी सबसे अधिक होती है। उसका कारण ये है कि कार्नो इंजन जिस साइकिल पे आधारित है उस साइकिल में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ऑपरेशंस है। जब कार्नो इस साइकिल को डिजाइन कर रहे थे तो वो सोचे कि हम थर्मोडायनेमिक्स के कौन से प्रोसेस लें कि उस प्रोसेस पे आधारित इंजन की इफिशियंसी सबसे ज्यादा हो। जैसे आपको मैं कई प्रकार के प्रोसेस पढ़ाया हूँ, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, फ्री एक्सपेंशन, ये सब हम सब आप लोगों को पढ़ाए हैं। लेकिन देखिए, आइसोथर्मल की एक विशेषता होती है। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आप इक्वेशन लिखें तो वो क्या होता है? वो होता है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। यानी Q यानी हीट, जब भी हीट आप किसी निकाय को देंगे तो वो निकाय कुछ वर्क करेगा और बाकी सब हीट को अपने इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च करेगा। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप जितना भी हीट देंगे इंजन को वो पूरा का पूरा हीट वर्क करने में खर्च हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में नहीं जाएगा।
एक ये कारण था आइसोथर्मल प्रोसेस सेलेक्ट करने का। समझ में आया? और एडियाबैटिक वो साइकिल को कंप्लीट करने के लिए लिया गया था, और एडियाबैटिक में वैसे भी डेल्टा क्यू जीरो होता है, तो यानी ये जो भी उस इंटरनल एनर्जी होगा वो टोटल वर्क में कन्वर्टेबल होता है एडियाबैटिक प्रोसेस प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पे मेनली वो एडियाबैटिक प्रोसेस तो वो साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसमें एडप्ट किया गया है। आप मेनली आइसोथर्मल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बाकी जो ऑटो और डीजल इंजन होते हैं वो उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है, उसमें आइसोबोरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस लेके वो सब बनाया गया है। ठीक है, तो जल्दी चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इंजन के बारे में हम लोग और पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कार्नो साइकिल हो गया। हाँ, अब देखिए कार्नो इंजन जो होता है उसके चार पार्ट होते हैं, या वो चार पार्ट से मिलके बना होता है। सबसे पहला क्या होता है, उसमें एक सिलेंडर होता है, ए सिलेंडर फिल्ड विथ वर्किंग सब्सटेंस, यानी एक सिलेंडर जिसमें वर्किंग सब्सटेंस भरा भरा होता है। और हीट सोर्स जिसे हम लोग हॉट बॉडी कहते हैं। ठीक है, हीट सोर्स ऊष्मा का स्रोत जिसे हम लोग हॉट बॉडी कहते हैं। तीसरा होता है हीट सिंक जिसे हम लोग कोल्ड बॉडी कहते हैं। और एक इंसुलेटिंग स्टैंड होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे ये डायग्राम है इसका। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे ये हॉट बॉडी है। हॉट बॉडी इसको हम सोर्स बोलेंगे, इसका टेम्परेचर T1 है। यहाँ पे एक कोल्ड बॉडी है जिसको हम सिंक बोलेंगे, इसका टेम्परेचर T2 है। और यहाँ पे एक बीच में इंसुलेटिंग स्टैंड होता है। और यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं एक सिलेंडर होता है, और इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा होता है, और इसमें एक वर्किंग सब्सटेंस यानी कोई गैस होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला इंटरफेस कंडक्टिंग होता है, ये वाला इंटरफेस और ये इंटरफेस कंडक्टिंग होता है। क्यों, अभी मैं बता रहा हूँ। पहले आप ये जानिए कि सोर्स और सिंक क्या होते हैं। सोर्स यानी उष्मा का सोर्स, यानी एक ऐसा सोर्स जिसका हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो। कहने का मतलब उस सोर्स से हम चाहे जितना हीट निकाल लें उसका टेम्परेचर न चेंज हो, यानी उसका टेम्परेचर T1 ही बना रहे। ये हुआ सोर्स का मतलब। सिंक का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा कोल्ड बॉडी जिसका वही जो हीट कैपेसिटी हो वो भी इनफाइनाइट हो, यानी इसको चाहे जितना हम हीट दें वो उस पूरे हीट को एब्जॉर्व कर ले, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज ना हो, इसका टेम्परेचर T2 कांस्टेंट बना रहे। समझ में आया? इस प्रकार से ये सिंक, जैसे हो आप सिंक के रूप में, जैसे आप ले लीजिए कोई महासागर। कोई महासागर में कोई भी नदी से आके चाहे जितना पानी गिरता है उस महासागर का जल स्तर नहीं बढ़ता है। यही कारण है कि सिंक का ये मतलब ही हुआ कि आप उसको चाहे जितना हीट दीजिए वो उसको सब उसका जो हीट कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है, यानी वो सभी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो T2 ही रहेगा। उस वही चीज़ सोर्स पे भी लागू होता है, चाहे जिससे जितना आप इससे हीट ले लीजिए वो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, जो है उतने पे कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक, तो ये सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये क्यों कंडक्टिंग लिया जाता है, क्योंकि देखिए जब इंजन परफॉर्म करता है तो सबसे पहले ये जो सिलेंडर है इसको जोड़ दिया जाता है हॉट बॉडी से। तो होगा क्या, हॉट बॉडी जो है, जो कि जिसका टेम्परेचर T1 है, ये हॉट बॉडी इस पिस्टन यानी सिलेंडर, या यूं कह लीजिए वर्किंग सब्सटेंस गैस, जो वर्किंग सब्सटेंस जो हमारा गैस है, इसको मान लीजिए Q1 हीट दे देगा। कितना हीट दे देगा? Q1 हीट। अभी ये Q1 हीट पाकर ये पिस्टन, ये गैस क्या करेगा? फैलेगा। ठीक है, ये पूरा इस तरह से फैलेगा, और जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो उस दौरान फिर ये पार्ट कट करके इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे समझ जाए, ये जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद जब ये पिस्टन पूरा कार्य कर लेगा तो फिर जो बचा हुआ इसमें हीट है वो ये फिर ये इस वाले पार्ट को फिर इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो जो बचा हुआ हीट है वो इस सिलेंडर से कहाँ चला जाएगा? इस कोल्ड बॉडी सिंक में चला जाएगा। तो मान लीजिए ये -Q2 हीट इसमें चला गया, तो कितना वर्क हुआ? तो वर्क हुआ W = Q1 - Q2। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक नंबर से लेके बताते हैं। जब इस सिलेंडर को जोड़ा गया हॉट बॉडी से तो मान लीजिए 100 यूनिट का हीट इस सिलेंडर में वर्किंग सब्सटेंस को चला गया। अब इस 100 यूनिट का हीट का प्रयोग करके ये जो वर्किंग सब्सटेंस है मान लीजिए 80 यूनिट कार्य करता है। 80 यूनिट कार्य करता है तो बचा हुआ 20 यूनिट हीट जो है वो कार्य में चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि टोटल हीट कभी भी कार्य में कन्वर्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे 20 यूनिट का जो हीट है वो इस सिंक यानी कोल्ड बॉडी को वापस कर देगा। तो यहाँ पे वर्क देखिए 80 बराबर कितना हो गया? 80 बराबर 100 - 20। समझ में आए?
यानी 100 यूनिट हमने इसको हीट दिया, जिसमें से 20 यूनिट इसने रिजेक्ट कर दिया, सिंक को वापस कर दिया, और 80 यूनिट का इसने क्या किया, काम किया। इस प्रकार से ये इंजन काम करता है, ठीक है। यानी पहली प्रक्रिया में ये इससे जुड़ेगा, फिर ये इस स्टैंड पे रख दिया जाएगा, फिर लास्ट प्रक्रिया में इससे जुड़ेगा, फिर ये वापस ये इसी स्टैंड पे रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका ब्लॉक डायग्राम समझाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्नोट साइकिल की ओर बढ़ते हैं। कार्नो साइकिल, देखिए ये जो पूरा है इसी से जुड़ा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो मान लीजिए ये जो वर्किंग सब्सटेंस गैस है वो अपने इस इनिशियल स्टेट ए में है, ए पॉइंट पे है। तो जब ये गैस ए पे है, यानी ये इस सिलेंडर में गैस है, तो मान लीजिए शुरू शुरू में जब ये किसी से नहीं जुड़ा था तो इस गैस का प्रेशर था P1 और वॉल्यूम क्या था, V1। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये पीवी डायग्राम है, यानी एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है। किसका, ये इस सिलेंडर में ये जो गैस भरा है इसी का पूरा स्टेट का पूरा एक साइकिल बनाया गया है जब ये पूरा परफॉर्म कर रहा था। तो मान लीजिए जब ये गैस यहाँ ए पे था, यानी इसका प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था। तो अब क्या किया जाएगा, अब देखिएगा अच्छे से समझिएगा। पहले वाले साइकिल में इस हॉट बॉडी को इस सिलेंडर से जोड़ दिया गया। तो चलिए जब आप जोड़ दिए तो ये हॉट बॉडी जो है वो इस सिलेंडर को Q1 हीट ट्रांसफर किया। तो यहाँ पे देखिए Q1 हीट जब ट्रांसफर किया तो ये गैस ए से बी स्टेट में चला गया। बी स्टेट में जाने का मतलब क्या हुआ, उसका वो जो पिस्टन है, जो गैस है, वो हीट लेके क्या करेगा, ऊपर की ओर एक्सपेंड करेगा। तो ऊपर की ओर जब वो एक्सपेंड करेगा पिस्टन, तो प्रेशर कम हो जाएगा और उसका वॉल्यूम क्या होगा, गैस का बढ़ जाएगा। सिलेंडर का वो अंदर जो है पिस्टन खुलेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वो बी स्टेट पे आ गया और ये पूरा प्रोसेस आइसोथर्मली होगा। क्यों, क्योंकि जब वो सिलेंडर हॉट बॉडी से Q1 हीट लेता है, यहाँ पे देखिए Q1 हीट लेता है, तो उस दौरान चूंकि हमने बताया था हीट सोर्स का टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, उसका टेम्परेचर इस दौरान T1 ही बना रहेगा। तो Q1 हीट लेने के दौरान टेम्परेचर उसका T1 ही बना रहा, तो ये पूरा ए से बी तक जाने का प्रोसेस क्या हो गया, आइसोथर्मल हो गया। तो अब जब ये पिस्टन जब ऊपर चला जाएगा गैस का, यहाँ मान लीजिए पिस्टन ऊपर चला आया, इस गैस का ये वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया, तो ये पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ ए से बी वाला जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है, यानी गैस एक्सपेंड किया, ठीक है। अब यहाँ बी पे आ गए हम लोग। बी पे इसका प्रेशर घट के P1 से घट के P2 हो गया और वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो गया। क्यों वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग जाने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा और यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग नीचे की ओर आने पे प्रेशर कम हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेशर वाई एक्सिस के ओर तो नीचे आ रहे हैं और एक्स एक्सिस की ओर बढ़ रहे हैं इस केस में जब ए से बी पे आए, ठीक। अब दूसरा प्रोसेस है बी से सी का। तो बी से सी का क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अब होता क्या है कि इसमें अचानक जो है स्पार्क होगा, यानी यहाँ पे कंबसन होगा और ये अचानक पिस्टन अपने फुल फ्लेज में ओपन हो जाएगा, यानी ये तेजी से गैस एक्सपेंड करेगा इस फ्लेज में। आप ऐसे समझिए कि जैसे देखिए वैसे तो ये पेट्रोल इंजन है नहीं, ये कार्नोट इंजन है। आप सोचिए कि इसमें ये पेट्रोल का वाष्प भरा हुआ है। तो जब ये पेट्रोल के वाष्प में अचानक स्पार्क होगा, ये जलेगा तो तेजी से वो एक्सपेंड कर जाएगा। तो जब तेजी से एक्सपेंड होगा तो इस केस में प्रेशर तेजी से डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा, गैस फैलेगा तो प्रेशर तेजी से कम होगा और वॉल्यूम बढ़ के V2 से क्या हो जाएगा, V3। तो अब यहाँ पे प्रेशर P3 हो गया और वॉल्यूम V3 हो गया। ये इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन का केस है, यानी यहाँ ए से बी फिर बी से सी। अब ये मैक्सिमम जितना एक्सपेंशन होना था, जितना पिस्टन को खुलना था, वो उतना पिस्टन खुल गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब पूरा इंजन वो पूरा मतलब जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका दहन हो गया। अब ये पिस्टन जो है अब वो बंद होगा। तो इस केस में जब पिस्टन बंद होगा तो ये वाला पार्ट देखिए, जब ये दूसरा प्रोसेस हो रहा था उस समय ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ था, ठीक है। पहला वाले ए से बी वाले प्रोसेस में ये इससे जुड़ा था, ठीक है, सिलेंडर हॉट बॉडी से जुड़ा था। दूसरे वाले प्रोसेस में ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ था। अब तीसरे वाले प्रोसेस में ये जोड़ दिया जाएगा कोल्ड बॉडी से। तो कोल्ड बॉडी से जुड़ेगा तो जब पिस्टन नीचे की ओर आएगा तो गैस क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो यहाँ पे कंप्रेस होगा और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा हीट बचा है अब वो हीट किसको दे देगा, सिंक को। और ये वाला भी प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, इस दौरान भी टेम्परेचर T2 बना रहेगा। तो यहाँ ये सी से अब देखिए अब इसका प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। अब क्योंकि पिस्टन क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, पिस्टन डाउन आ रहा है, नीचे जा रहा है, दब रहा है। तो प्रेशर P3 से बढ़ के कितना हो गया, P4, और आयतन वॉल्यूम जो था वो V3 से घट के कितना हो गया, V4। ठीक, अब ये यहाँ तक ये इसको बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे होगा और इस दौरान -Q2 यानी Q2 हीट वापस सिंक को दे दिया जाएगा।
तो अब डी पे आ गए। अब जो लास्ट प्रोसेस होगा उसमें वापस इसको इससे जोड़ दिया जाएगा, यानी अब ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे वापस रख दिया जाएगा और ये लास्ट स्टेज का कंप्रेशन होगा, यानी एकदम फाइनल पिस्टन एकदम बंद हो जाएगा और ये डी से ए पे चला जाएगा। इसको बोलेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन ये अचानक होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, तो अचानक जब कंप्रेस होगा तो यहाँ पे ये डी से ए पे जाएगा और प्रेशर P4 से बढ़ के वापस P1 हो जाएगा जितना था, और वॉल्यूम जो है वो वापस V4 से घट कर कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा, क्योंकि हम ये इधर ओरिजिन की ओर आ रहे हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं। ठीक, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, ये पूरा साइकिल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा साइकिल शुरू होगा। इस प्रकार से ये कार्नोट साइकिल चलेगा और ये जो पिस्टन है ये ऊपर नीचे इस प्रकार से करेगा और यहाँ पे हमारा हीट किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया। और यही तो इंजन का काम होता है। कोई भी इंजन क्या करता है, हीट को किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में। तो यहाँ से हीट लिया गया, फिर उसको कन्वर्ट किया गया वर्क में, और जो जो एक्स्ट्रा हीट बचा उसको इस सिंक को वापस कर दिया गया। ठीक, यही इंजन का काम होता है। तो आई होप आपको ये कार्नोट साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा, एक्सप्लेन भी कर लिए होंगे। एक ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ए से बी, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे होगा और इस प्रक्रिया में सोर्स से Q1 हीट लिया गया है। फिर बी से सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन का है। इस प्रक्रिया में आप जान रहे हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कोई भी हीट का चेंज नहीं होता है, यानी डेल्टा Q क्या होता है, जीरो होता है, और यहाँ पे W इक्वल टू माइनस डेल्टा U होता है, यानी जो भी कार्य किया जाएगा वो उसका इंटरनल एनर्जी को, माने इंटरनल एनर्जी खर्च करके कार्य होगा, यूं कह लीजिए कार्य इंटरनल एनर्जी में यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि चेंज इन हीट जीरो होता है, इस प्रक्रिया में हीट का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। फिर उसके बाद यहाँ से ये सी से वापस डी पे जाएंगे तो हीट वापस जो है इसका जो हीट जो एक्स्ट्रा बचा था Q2 वापस सिंक को दे दिया गया, और ये भी प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन का है, यानी ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे होगा। इस दौरान अब पिस्टन कंप्रेस हो रहा है, और लास्ट वाला अगेन एडियाबैटिक कंप्रेशन है, जिससे ये पूरा साइकिल पूरा हो जाता है। तो आई होप अब यहाँ पे समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए चारों प्रोसेस में, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस और चारों प्रोसेस में हम लोग वर्क निकालेंगे। ठीक है, फिर बाद में इसका इफिशियंसी निकालेंगे। तो अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो मेन समझाने वाला पार्ट हो गया, अब इसका एनालिसिस करना है। ठीक है, पिछले टर्न पे हमने आपको एक इफिशियंसी का फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले से हम लोग इसका इफिशियंसी निकालेंगे, यानी कुल मिला जुला के हमको ये Q1 Q2 ये नेटवर्क यही सब निकालना है। तो कंसीडर 1 मोल ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन इज परफॉर्मिंग ए साइकिल ऑफ 4 ऑपरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। इन दिस प्रोसेस वर्किंग सब्सटेंस एक्सपैंड्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर T1 which is represented by isothermal curve AB. Suppose during this process Q1 heat is absorbed by the working substance from the source, then the work done W1 by the gas in expanding isothermally from A to B। यानी इसमें बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इस प्रक्रिया में जो कि एक आइसोथर्मल मतलब जो कि समतापी प्रक्रिया है, ए से बी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इसमें किया गया कार्य क्या होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप वर्क निकालना जानते हैं। जो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में, पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, तो Q1 बराबर W1 प्लस DU, तो यहाँ पे DU जीरो हो गया, तो यानी Q1 बराबर W1 हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी इसका मतलब इस आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी हीट Q1 दिया गया है और जो भी वर्क W1 होगा वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, Q1 बराबर W1 होगा, कोई भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगा इस केस में। तो यहाँ पे वर्क कैसे निकालते हैं, Q1 बराबर W1, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ ए से बी जाने में। देखिए जब गैस ए पे था तो उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 था, बी पे गया तो प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 हो गया। तो वर्क डन W1 इक्वल टू V1 टू V2 PdV। ये फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे वर्क डन निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए गैस समीकरण लगाइए, PV इक्वल टू यहाँ पे RT1। ठीक है, PV इक्वल टू RT1, क्योंकि ए से बी का आइसोथर्मल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे हो रहा है। तो यहाँ आप P की वैल्यू निकाल लेंगे, RT1 बाई V हो जाएगा। तो यहाँ P की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, RT1 बाई V। अब ये पूरा समीकरण V के फॉर्म में हो गया। RT1 ये कांस्टेंट है क्योंकि T1 तो कांस्टेंट है ही, प्रोसेस आइसोथर्मल है। R गैस कांस्टेंट होता है, वो वैसे भी कांस्टेंट होता है। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे dV बाई V, तो ये लॉग V आ जाएगा, लिमिट V1 से V2 इसको रख दीजिए। यहाँ पे ये जैसे ही वैल्यू रख देंगे ये पूरा ये आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका RT1 लॉग V2 बाई V1 ये फॉर्मूला
फार्मूला आ गया, ये वर्क डन आया पहला ए से बी के लिए, जो कि क्या प्रदर्शित करेगा, एरिया ऑफ ए बी जी ई ए। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि पीवी डायग्राम में आप जो वर्क निकालते हैं, जैसे ए से बी तक का हम अगर वर्क निकालेंगे तो ज्योमेट्रिकली वो इसके नीचे का पूरा एरिया बताता है, यानी ए से नीचे का और बी से इस कर्व के नीचे का पूरा एक्स एक्सिस तक का ये इतना एरिया है, जितना मैंने आपको ये रेड से दिखाया, ये इतना एरिया, यानी एरिया ऑफ ए बी जी ई ए, इतना एरिया। समझ में आया? आपको बाई ज्योमेट्री निकालना हो तो ए से बी कर्व में आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क हुआ, इसको निकालने के लिए इसके नीचे का एक्स एक्सिस तक का पूरा एरिया निकाल दीजिए, यही हो जाएगा वर्क डन। तो ये पूरा ये लिख दिया गया है एरिया ऑफ दिस। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं अगला दूसरा प्रोसेस, जो कि है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। इन दिस प्रोसेस गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली बाय परफॉर्मिंग वर्क W2 एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी एंड हेंस इट्स टेम्परेचर डिक्रीसेस टू T2 केल्विन। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एडियाबैटिक कर्व BC। देखिए, अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू यानी चेंज इन हीट क्या होता है, जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। तो यहाँ पे क्यू ये जीरो हो जाता है, तो ये जो होता है डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है, माइनस डेल्टा यू। तो इस समीकरण का मतलब क्या होता है, ये मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको बताया है कि यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर कोई वर्क हो रहा है तो वर्क वो किसके कारण हो रहा है, वो इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे हो रहा है, यानी वो सिस्टम अपने इंटरनल एनर्जी को कम करके वर्क कर रहा है, यानी अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके वर्क कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। समझ में आया? या यूं ऐसे कह सकते हैं, क्या आया था, W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आया था ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो यहाँ B से C तक जाने में ये जो एडियाबैटिकली एक्सपेंशन हुआ है, तो इसका टेक्निकली मतलब हुआ कि इस A से B जाने में जो ये कार्य हुआ है, ये गैस की इंटरनल एनर्जी को कम करते हुए ये कार्य हुआ है, यानी इस प्रोसेस में गैस की इंटरनल एनर्जी कम हुई है। तो अगर गैस की इंटरनल एनर्जी कम हुई है तो उसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। यही कारण है कि जब वो B से C पे गया, तो जब यहाँ B पे था तो उसका टेम्परेचर T1 था, जब ये C पे आ गया तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया। समझ में आया? यही चीज इसमें बोल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या बोला, इन दिस प्रोसेस, ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ के बता ही दिया। तो अब ये एडियाबैटिक हाँ ठीक है, अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस में आप वर्क निकालना जानते हैं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, बट यहाँ पे चूंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरा करवा दे रहा हूँ। तो अब उसका टेम्परेचर T1 से T2 घट जाएगा। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप लोग जानते हैं, आपको ये पॉइजन इक्वेशन लगाना पड़ेगा। पी वी के पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, मान लीजिए के, तो P बराबर के बाई वी के पावर गामा, इसका वैल्यू अभी हम रखेंगे। और एक चीज और, पॉइजन इक्वेशन लगाएंगे तो P2 V2 के पावर गामा इक्वल टू P3 V3 के पावर गामा इक्वल टू के आएगा कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि देखिए ये कर्व क्या है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, बी पे P2 V2, सी पे P3 V3, ये दोनों पॉइंट इस कर्व पे हैं एडियाबैटिक वाले। तो P2 V2 के पावर गामा इक्वल टू P3 V3 के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए इसको कहाँ पे गया, हाँ देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, वही वर्क डन निकालेंगे W2 इस प्रोसेस में। तो ये लिमिट V2 से V3, क्योंकि आयतन में चेंज V2 से V3 हो रहा है, PdV। चलिए यहाँ पे P की वैल्यू रख दीजिए, P की वैल्यू के बाई वी के पावर गामा हो जाएगा। तो जब इसको आप रख के इसको एक काम करिएगा, इसको आप इंटीग्रेट करिएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, अब मुझे थोड़ा फास्ट चलना होगा। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा चुका हूँ। आप इसको सॉल्व करिए, जब पूरा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन करके लिमिट वगैरह पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ तक आप आ जाएंगे। फिर वापस इसको रीएडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ खास किया नहीं गया है। जैसे यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। यहाँ पे आप अब आप इसको लिमिट भी यहाँ पे रख दीजिए। हाँ ठीक है, लिमिट यहाँ पे रख दिया गया है, लिमिट रख के सॉल्व करिएगा। फिर वापस आप के को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से के की वैल्यू यहाँ ये वैल्यू रखते हुए रिप्लेस कर दीजिए। के की वैल्यू यहाँ पे देखिए रखी गई है, यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे के की वैल्यू रिप्लेस करके सॉल्व करिएगा। फिर यहाँ पे गैस समीकरण यहाँ पे लगाना पड़ेगा, P2 V2 इक्वल टू RT1, P3 V3 इक्वल टू RT3। जब ये लगाएंगे तो फाइनली आपका यहाँ पे ये T1 टेम्परेचर के टर्म्स में वर्क आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वर्क आ गया। ठीक, ये क्या दर्शाएगा, एरिया ऑफ BCHGB। देखिए BCHGB किसका एरिया, उसी कर्व के नीचे का एरिया। देखिए यहाँ पे
क्या कर्व है यहाँ बी से सी, तो चलिए इस कर्व के नीचे का एरिया ये दर्शाएगा, ये वर्क डन। समझ में आया, वही है बी सी एच जी बी, ये हो गया एरिया। तीसरा प्रोसेस है यहाँ सी से डी तक, जो कि आइसोथर्मल कंप्रेशन का है, जहाँ यहाँ पे सी पे P3V3 इसका स्टेट है, फिर डी पे गया तो P4V4। समझ में आया, तो चलिए तीसरा वाला हम लोग करते हैं। तीसरा वाला आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T2 which is represented by curve CD. Suppose Q2 heat is transferred from gas to the sink to maintain its constant temperature T2, then the work done। यानी ये कह रहा है कि C से D जाने में ये प्रोसेस T2 कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा और इस प्रक्रिया के दौरान गैस द्वारा Q2 हीट सिंक को वापस कर दिया जाएगा, जिससे कि गैस का टेम्परेचर T2 बना रहे। अब यहाँ पे वर्क निकालेंगे तो आपको सेम प्रोसेस, अभी जो वही किए थे वही सेम प्रोसेस V2 V3 से V4 रख के यहाँ पे आप लोग इसका वर्क निकालिएगा। ये यहाँ पे निगेटिव में आएगा और ये उसका एरिया दर्शाएगा, एरिया CHFDC। तो यहाँ से ये Q2 बराबर W3, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो जो हीट होगा वर्क होगा वही दोनों बराबर होंगे, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। तो ये Q2 बराबर W1 W2 W3, और वो इसके ये इस कर्व के नीचे का ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे ये एरिया ये हो जाएगा। बाकी सब कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। अब हम लोग लास्ट पे आते हैं, लास्ट वाले प्रोसेस को सिमिलरली लिख दीजिए। During this process, gas is compressed adiabatically, which is represented by curve DA. Suppose W2 work is done on the gas to gas, and its temperature increases up to T1. Hence, the system comes back to original state। मतलब ये यहाँ पे ये समझा रहा है कि जब हम लोग यहाँ पे D पे थे तो अब डी पे क्या है, डी से ए क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। यानी अब यहाँ गैस को क्या किया जाएगा, रुद्धोष्म में उसको तेजी से कंप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा, और ये प्रोसेस एडियाबैटिक होगा। मतलब इस प्रोसेस के दौरान इसको कोई हीट नहीं दिया जाएगा, चेंज इन हीट क्या होगा, जीरो होगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा यू इस प्रोसेस में, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए। तो ये कह रहा है कि जब आप इस गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे, यानी गैस को दबाएंगे, तो आप गैस के ऊपर कार्य करेंगे। तो गैस के ऊपर जो आप कार्य करेंगे वो पूरा गैस, वो कार्य इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। जब आप गैस को दबाएंगे, गैस के ऊपर कार्य करेंगे, तो उससे गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसका टेम्परेचर T2 से बढ़ के कितना हो जाएगा, T1, और ये फिर से अपने उसी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाएगा जहां से सब शुरुआत हुआ था। यही इसमें बोल रहा है, ठीक है। तो उसको आप लोग चौथे वाले को यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिएगा। बस यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और वो उस कर्व के नीचे का एरिया हो गया DFEAD। देख लीजिए DFEAD कहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए D, यहाँ DFEAD, ये इतना एरिया हो जाएगा उस कर्व के नीचे का एरिया। तो यहाँ पे ये हमने चारों प्रोसेस में वर्क निकाल लिया। अब हम लोग जल्दी से निकालते हैं टोटल वर्क। हैंस द नेट वर्क डन बाय द गैस, यानी वर्किंग सब्सटेंस, तो पूरा कार्य जोड़ दीजिए। W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, सबका एरिया जोड़िए। ये हो गया एरिया ABGE। ये अब बाकी दोनों एरिया निगेटिव में है, ठीक है। ये एरिया इसको आप लोग आराम से इसको जोड़ के और इसको चेक करिएगा, यानी सभी एरिया को जोड़ के इसमें से ये दोनों एरिया घटाया जा रहा है। देखिए इन सभी एरियाज को जोड़िएगा, आप देखिएगा वो पूरा जो इक्वेशन आया है इसमें सभी एरिया को आप जोड़ेंगे। जैसे ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, और इसमें से घटाया कौन सा गया है, ये अब देखिए ये पूरा एरिया जो पहला दोनों टर्म जोड़ा गया है उसमें ये पूरा एरिया कवर हो गया। अब जो बाकी का दो टर्म घटाया जा रहा है उसमें कौन कौन सा एरिया घटाया गया, ये इसके नीचे का ये इतना एरिया, और ये वाला दूसरा टर्म घटाया गया। तो एक बात बताइए, पूरे एरिया में से इतना घटा दिया गया तो लास्ट में बचा क्या, बचा केवल ये पूरा साइकिल, ये जितना इस साइकिल के बीच में है इतना एरिया बचा। इसका मतलब समझ रहे हैं, नेट में जो टोटल वर्क डन होता है कार्नोट साइकिल में, वो उस कार्नोट साइकिल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी लास्ट में जो आएगा वो एरिया ABCD आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सो द वर्क डन इन वन कार्नोट साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ साइकिल ऑन PV डायग्राम। समझ में आ गया, ठीक। तो अब हम लोग जल्दी से इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी क्या होता है, द इफिशियंसी ऑफ इंजन इज गिवन बाय ईटा इज इक्वल टू हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क बटे हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं,
कितना हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ बटे कितना हीट दिया गया था। तो वर्क में कितना कन्वर्ट हुआ Q1 माइनस Q2 और कितना दिया गया था बटे Q1। इसी से एफिशिएंसी निकल के आएगा ना भाई। देखिए आपने 100 यूनिट इसको हीट दिया, ये 20 यूनिट इसको वापस कर दिया, तो कार्य कितने का हुआ 80 का। तो एफिशिएंसी कितना आ गया 80 बटे 100, यानी आपने 100 दिया था, उसने कार्य किया 80 का, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 10.8। इसी तरह निकाला जाता है। तो यहाँ से ये Q1 माइनस Q2 बटे Q1 आ जाएगा। अब आप लोगों को निकालना पड़ेगा Q1 और Q2, यही आपके पास ऑप्शन बचा है। तो ये जो नेटवर्क है यही तो Q1 माइनस Q2 है। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, हाँ W बटे ये नेटवर्क जो है, नेटवर्क यही तो Q1 माइनस Q2 है। Q1 दिया गया, Q2 वापस कर दिया, तो नेटवर्क W बराबर क्या हुआ Q1 माइनस Q2। तो चलिए नेटवर्क हम लोग निकाल के बैठे हैं। नेटवर्क बराबर नेटवर्क W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, सबको जोड़ दीजिए। पहला दोनों टर्म प्लस में है, दूसरा दोनों टर्म माइनस में है, यानी W1 W2 प्लस में है और W3 W4 माइनस में है। तो यहाँ पे ये कर दीजिए और यही होगा Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 का वैल्यू आ गया, लेकिन ये पूरा नहीं है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा। ये V2 V1 है और यहाँ V3 V4 है, हमको इसको V1 V2 या V3 V4 के टर्म्स में लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए और डी जो पॉइंट है वो एक ही एडियाबैटिक कर्व पे लाई कर रहा है। देखिए ए और डी पॉइंट को जल्दी से देखिए, यहाँ पे ए और डी, ये देखिए ये ए और डी एक ही एडियाबैटिक कर्व पे है। सिमिलरली बी और सी एक ही एडियाबैटिक कर्व पे है, यानी पी, इसमें हम कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P4 V4 के पावर गामा, ये लगा सकते हैं। और इधर के लिए क्या लगा सकते हैं, P2 V2 के पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 के पावर गामा। इसको लगाने से क्या होगा, रिलेशन मिलेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए हाँ हाँ, ए और डी पे लगाते हैं। तो P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P4 V4 के पावर गामा। तो यहाँ पे क्या करिए, P1 को आप जानते हैं PV इक्वल टू RT होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू RT1। तो यहाँ से P1 की वैल्यू निकालिए तो RT1 बाई V1 आएगा। इसी प्रकार P4 की वैल्यू निकालेंगे तो RT4 बाई V4 आएगा, क्योंकि उधर वाले के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वो T2 टेम्परेचर पे लगेगा वो वाला। तो यहाँ पे समझ रहे हैं कि नहीं, ये P4V4 जिस कर्व पे है यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मल है। तो यहाँ D से लेके C तक टेम्परेचर T2 है और A से लेके B तक टेम्परेचर T1 है। तो यहाँ के लिए लगाएंगे गैस समीकरण तो टेम्परेचर T1 और यहाँ के लिए T2, तो वही है यहाँ पे, ठीक, ये यहाँ T2 हुआ। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में एक इक्वेशन ये आ गया। सेम इक्वेशन ये पॉइंट बी और सी के लिए लगाइए टेम्परेचर वाला। तो सिमिलरली ये T1 V2 के पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V3 के पावर गामा माइनस 1 आएगा। सेम इक्वेशन आप लोग लगाइएगा बी और सी पॉइंट के लिए, तो ये आएगा। अब क्या करिए, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करिए तो आपको एक रिलेशन निकल के आएगा, और वो रिलेशन ये निकल के आएगा V1 बटे V2 इक्वल टू V4 बटे V3, यानी V2 बटे V1 इक्वल टू V3 बटे V4। इस इक्वेशन को उठाइए, ये V1 V2 और V3 V4 में रिलेशन मिल गया। इस इक्वेशन को उठाइए और वापस ले जाके इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए यहाँ पे, ताकि ये इक्वेशन और सिंपल बन पाए। तो जैसे ही पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू ये RT1 V2 बटे V1, और यहाँ पे भी V2 बटे V1 कर दीजिए। R कॉमन ले लीजिए, T1 माइनस T2, यहाँ पे log V2 माइनस V1 भी कॉमन लीजिए, तो ये आ गया Q1 माइनस Q2। अब हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं। तो ऊपर Q1 माइनस Q2 बटे Q1 की वैल्यू तो हम लोग निकाल के बैठे ही हैं। Q1 बराबर W1, ये निकाल के बैठे थे ना पहले प्रोसेस वाले में, जो वर्क आया था W1 बराबर Q1। तो ये जैसे ही हम लोग रख देंगे इस वैल्यू को, भाई ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये बटे Q1, ये जो यहाँ पे पहला वाला प्रोसेस, ये देखिए ये Q1 बराबर W1, ये पहला प्रोसेस के लिए निकाले थे ना, ये इतना आया था, ये यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे रखा गया है। Q1 माइनस Q2 हमने अभी अभी निकाला, ये यहाँ से ये निकाला, और Q1 वहाँ से पुट करेंगे तो बाकी सब कुछ कट जाएगा, और यहाँ पे ईटा बराबर क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 बटे T1, या 1 माइनस T2 बटे T1। यहीं से आप लोग एक चीज प्रूफ कर दिए कि दिस इक्वेशन शोज दैट इफिशियंसी ऑफ एन कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक ओनली, यानी ये इक्वेशन बताता है कि जो कार्नो इंजन है उसकी दक्षता केवल और केवल सोर्स और सिंक
के तापमान पर निर्भर करता है T1 T2 पे, बल्कि वर्किंग सब्सटेंस यानी जो गैस पिस्टन में भरा था उसके प्रॉपर्टी पे निर्भर नहीं करता। जबकि जब मैं आपको आगे ऑटो इंजन और डीजल इंजन पढ़ाऊंगा तो देखेंगे वहां की इफिशियंसी वर्किंग सब्सटेंस के प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है कि कौन सा वर्किंग सब्सटेंस लिया गया है, डीजल की पेट्रोल। पर यहाँ पे ये कार्नोट इंजन में निर्भर नहीं करता। अब एक चीज और जानिए कि चाहे जो भी हो जाए, T1 तो हमेशा T1 माइनस T2 से बड़ा ही होगा ना। ये इक्वेशन को देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देख पा लिया, या यहीं पे देखिए T1 माइनस T2 है, यहाँ T1 है। यानी इस इक्वेशन से एक चीज और ये पता चलता है कि ईटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम आने वाली है, यानी इफिशियंसी हमेशा 100% से कम होगी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर इफिशियंसी को हमें 1 लाना है तो इसके लिए हमें T2 को क्या रखना पड़ेगा, 0। यहाँ पे ये देखिए T2 को 0 करना पड़ेगा, जो कि असंभव है। T2 को 0 करने का मतलब, 0 केल्विन करने का मतलब सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन करना पड़ेगा। अब आप समझ रहे हैं 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि असंभव है। यही कारण है कि T2 की वैल्यू आप कभी 0 केल्विन कर नहीं सकते, यानी ईटा की वैल्यू कभी 1 हो ही नहीं सकती। ईटा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती तो इंजन की इफिशियंसी, किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% हो ही नहीं सकती। इसका मतलब कोई भी इंजन स्रोत से लिए गए पूरे ऊष्मा को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकता। यानी जो Q1 यहाँ पे लेता था हीट सोर्स से और वर्क में कन्वर्ट करके कुछ हीट सिंक को देता था, तो T2 अगर 0 हो गया, जो कि संभव नहीं है, T2 0 हो नहीं सकता, यानी कि सिंक को कुछ ना कुछ उसको देना ही पड़ेगा हीट। समझ में आया? पूरा हीट कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता वर्क में। यही यहाँ पे लिखा गया है, 100% इफिशियंट इंजन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर 100% इफिशियंसी ईटा इक्वल टू 1 करने के लिए T2 मस्ट बी 0, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी कैन नॉट ऑब्टेन सिंक एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। क्योंकि थर्मोडायनेमिक के नियम के अनुसार हम लोग एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम यही ना कहता है कि हम लोग एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कभी नहीं प्राप्त कर सकते किसी भी प्रोसेस के द्वारा। तो वो नहीं प्राप्त कर सकते, यानी T2 हम कभी 0 ही नहीं कर सकते। T2 0 नहीं होगा तो ईटा कभी 1 नहीं हो पाएगा। ठीक है, ईटा कभी 1 नहीं होगा, इसका मतलब कोई भी इंजन की इफिशियंसी 100% यानी ईटा इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल और इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस, टॉपिक्स पूरे हो गए। एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि जो कार्नोट साइकिल होता है, कार्नो साइकिल, वो परफेक्टली रिवर्सिबल होता है एंड कैन बी एग्जैक्टली ट्रैवर्स्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, कार्नोट साइकिल परफेक्टली रिवर्सिबल होता है। ठीक है, इसको रिवर्स में भी एकदम ऑपरेट करा सकते हैं। लास्ट में जाते जाते आपको एक बात बता दूं कि एक्चुअल में, वास्तव में कार्नो इंजन आज तक नहीं बनाया जा सका है। ये केवल ऑन पेपर थ्योरी पर है। समझ में आया? इसको वास्तविकता में आज तक कार्नोट साइकिल पे आधारित कोई भी इंजन बनाया नहीं जा सका है। रियल में नहीं है ये केवल थ्योरी पे एग्जिस्ट करता है। तो ये पढ़ाया क्यों जाता है? देखिए, जब कभी भी हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, किसी पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे किसकी तस्वीर टंगी होती है? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, आदरणीय भगत सिंह जी की, ऐसे लोगों की तस्वीर टंगी होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे आइडियल हैं, ये हमारे आदर्श हैं, हमें उनके जैसा बनना है, वहाँ तक पहुँचना है। पर वास्तव में क्या पहुँचते हैं? नहीं। तो इसी प्रकार जितने भी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों के दफ्तर में ये कार्नोट इंजन को भगवान की तरह पूजा जाता है। कार्नोट इंजन वहाँ के ऑफिस में वहाँ पे लगा होता है कि हमें जो भी इंजन बनाना है, हमें कार्नोट इंजन की तरह बनाना है। वो इससे प्रेरणा लेते हैं। इसका थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये एक आइडियल इंजन है। सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां कार्नोट इंजन को अपना आदर्श मानती हैं, आइडियल, कि हम जो भी इंजन अपने फैक्ट्री में बनाएंगे उस इंजन को हमें कार्नोट इंजन तक पहुंचाना है। पहुंचा नहीं पाएंगे, पर फिर भी एक एक हमारे पास मोटिवेशन है कि हमें कार्नोट इंजन जैसा इंजन बनाना है, जो कि केवल थ्योरेटिकली ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के ऑफिस में इसका डायग्राम बना के टांग दिया जाता है। ठीक है, पर वास्तव में ऐसा इंजन नहीं बन सकता। क्यों? इसका जवाब आपको मिल ही गया है टॉपिक में। समझ में आया? यही कारण है कि ये आप लोगों को पढ़ाया जाता है, कार्नोट इंजन। तो आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसको पूरा एक ही टर्न में पढ़ाना जरूरी था। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।